औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। नेटवर्किंग के चैप्टर से हमारा आज का लेक्चर होगा। 9th क्लास के लिए भी, फर्स्ट ईयर के लिए भी और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए भी। इसके अलावा जो नेटवर्किंग का कोर्स करते हैं CCNA वगैरह, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। जो आज का लेक्चर है इसमें हम OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देखते हैं। स्टार्टिंग के अंदर जब नया नेटवर्क बनाया जा रहा था, नेटवर्किंग इन्वॉल्व की जा रही थी, कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी इवॉल्व, ठीक है। कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में हमारे पास एडवांसमेंट आ रही थी, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें एडवांस हो रही थी। तो उस वक्त नेटवर्किंग की जब ज़रूरत पेश आई, आपको पता है कि नेटवर्क क्या होता है। जब भी हम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को कनेक्ट करें कि वो डेटा एक जगह से दूसरी जगह शेयर कर सकें, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे शेयर कर सकें, उसको हम नेटवर्क कहते हैं। तो उसी तरह जब ज़रूरत महसूस हुई नेटवर्किंग की तो हमने नेटवर्क्स बनाए। अब वहाँ पे मसला ये आया, आपने पढ़ा होगा, इससे पहले लेक्चर्स के अंदर भी आपने ज़रूर देखा होगा और पिछले जो टॉपिक्स थे उसमें आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि हमारे पास जो नेटवर्क कंपोनेंट्स होते हैं उसमें एक सेंडर होता है, एक जो है रिसीवर होता है, फिर मैसेज होता है और उसके बाद एक प्रोटोकॉल होता है। और प्रोटोकॉल क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स जिसके ज़रिए हमारा डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है। स्टार्टिंग के अंदर हर ऑर्गेनाइजेशन अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से डिवाइसेस बनाती थी। अब मसला वहाँ पे आता था कि एप्पल कंपनी ने जो हमारे पास डिवाइसेस बनाई उनका स्टैंडर्ड अलग है, उसकी वर्किंग टेक्नोलॉजी अलग है, उसकी वर्किंग लैंग्वेज अलग है। माइक्रोसॉफ्ट ने जो हमारे पास नेटवर्क बनाया उसका सारा सिस्टम अलग है। तो स्टार्टिंग में तो इतनी ज़रूरत महसूस नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती रही, ज़रूरत महसूस हुई कि अब हम बहुत बड़े बड़े नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करें। यानी माइक्रोसॉफ्ट का नेटवर्क एप्पल से, एप्पल का IBM से कनेक्ट हो, यानी पूरी दुनिया को हम आपस में कनेक्ट करें। तो वहाँ मसला ये आया कि डिवाइसेस क्योंकि एक दूसरे की लैंग्वेज को नहीं समझती थी, एक दूसरे से अलग काम करती थी, उनके स्टैंडर्ड्स अलग थे, तो उसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकी। तो इसका हल ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरी दुनिया के अंदर स्टैंडर्ड्स बनाती है, उसने हल ये निकाला कि उन्होंने एक ऐसा मॉडल पेश किया 1984 के अंदर। 1984 में एक मॉडल पेश किया जिसमें कहा यह गया कि अब आज के बाद से पूरी की पूरी जो भी नेटवर्किंग डिवाइसेस बनाएगा इस मॉडल को फॉलो करते हुए बनाएगा। और उस मॉडल का नाम उन्होंने रखा OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट। उस मॉडल का क्या नाम रखा? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट। अच्छा, बनाया क्यों गया? इससे पहले हमारे पास गेटवेज तो मौजूद थे, लेकिन नेटवर्किंग के अंदर गेटवे सबसे महंगी डिवाइस होती है, सबसे एक्सपेंसिव डिवाइस होती है। हम यूं कर सकते थे कि दो अलग अलग नेटवर्क को गेटवे से कनेक्ट करते, लेकिन वो एक्सपेंसिव थी। तो उसका हल ये निकला, एक तो स्टैंडर्ड बन गया, ठीक है, और दूसरा ये हुआ कि एक्सपेंसिव गेटवे से हम लोग बच गए। तो OSI मॉडल का फायदा क्या हुआ कि अब हर डिवाइस इस स्टैंडर्ड के ऊपर बनना शुरू हो गई। अब बेशक उनकी लैंग्वेज अलग थी, काम करने का तरीका अलग था, स्टैंडर्ड सेम होने की वजह से वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकती थी। अब थोड़ा सा OSI मॉडल को देख लेते हैं। OSI मॉडल बेसिकली 7 लेयर मॉडल होता है, ठीक है। OSI मॉडल बेसिकली 7 लेयर मॉडल होता है। इसको हम ज़रा 2 पार्ट्स में करेंगे ताकि वीडियो भी बड़ी ना हो और आप आसानी से समझ लें। पहले में हम बेसिक कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे और सेकंड में उसको डिटेल में देखेंगे, उसी OSI मॉडल के लेयर्स को डिटेल में देखेंगे। बचपन में आपने यकीनन बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी। आज अपने एक टॉपिक से रिलेटेड हम कहानी बनाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन नंबर 1 ने ऑर्गेनाइजेशन नंबर 2 को कोई मैसेज भेजना है। ऑर्गेनाइजेशन नंबर 1 ने ऑर्गेनाइजेशन नंबर 2 को कोई मैसेज भेजना है। जो ऑर्गेनाइजेशन नंबर 1 है उसका हेड है जिसका नाम है एंड्रयू। उसका हेड है जिसका नाम है एंड्रयू, ठीक है। उसके बाद एक इसकी सेक्रेटरी होगी, उसको हम कोई भी नाम देते हैं, मैं फॉर एग्जांपल सीमा दे देता हूं। अच्छा, मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करता हूं, मैं ये सारे के सारे नाम लिख लेता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए और वीडियो कम से कम टाइम के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझाई जा सकें। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने सबके नाम लिख लिए। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हम एक स्टोरी बनाते हैं और स्टोरी से हम इसको सीखेंगे। मैंने आपको ये बताया था ऑर्गेनाइजेशन नंबर 1 ने ऑर्गेनाइजेशन नंबर 2 के साथ एक डिस्कशन करनी है, एक लेटर भेजना है। ऑर्गेनाइजेशन नंबर 1 का जो हेड है उस हेड का नाम है एंड्रयू, ठीक है। अब एंड्रयू साहब जो हैं
ये चाइनीज़ है, जैपनीज़ है, या कोई भी आप कह लें। तो एंड्रयू साहब ने एक लेटर लिखा अपनी ज़बान में, अगर वो चाइनीज़ थे तो चाइनीज़ लैंग्वेज में, जैपनीज़ थे तो जैपनीज़ लैंग्वेज में, चले मैं कहता हूँ ये फ्रेंच थे। इन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर अपना एक लेटर लिखा। वो लेटर लिखने के बाद उस लेटर को दे दिया अपनी सेक्रेटरी परवीन को। परवीन ने क्या किया, उस लेटर को रिसीव किया, उस लेटर को रीड किया। रीड करने के बाद देखा कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन नंबर 2 तो फ्रेंच लैंग्वेज नहीं समझती। अब क्या किया जाए? तो उसने एंड्रयू साहब के लिखे हुए फ्रेंच लैंग्वेज के लेटर को ट्रांसलेट कर दिया उस लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज को ऑर्गेनाइजेशन नंबर 2 समझ सकती थी, चाहे वो इंग्लिश हो, उर्दू हो या कोई और लैंग्वेज हो। यहाँ पे हम इंग्लिश की एग्जांपल ले लेते हैं। तो परवीन ने उसके फ्रेंच लेटर को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, और ट्रांसलेट करने के बाद उस ऑर्गेनाइजेशन की, परवीन थी सेक्रेटरी एंड्रयू साहब की, जो सीमा है ये उस ऑर्गेनाइजेशन की सेक्रेटरी कह लें या पर्सनल असिस्टेंट कह लें या कुछ भी आप कह लें, सेक्रेटरी हम कर लेते हैं कि ये उस ऑर्गेनाइजेशन की सेक्रेटरी थी या कोऑर्डिनेटर थी। परवीन ने वो लेटर ट्रांसलेट जो हो चुका है वो दे दिया सीमा को, और सीमा को कहा कि आप सेकंड ऑर्गेनाइजेशन की कोऑर्डिनेटर को आप कॉल करें और उन्हें बताएं कि हमारी तरफ से एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट आ रहा है और ये आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, टाइम बता दें या जो भी हमारे पास होगी उसको, मतलब सिर्फ आपने इन्फॉर्म कर देना है कि हमारी तरफ से एक डॉक्यूमेंट आ रहा है। अब वो डॉक्यूमेंट सीमा ने दे दिया तनवीर को। अब जो तनवीर था ये थोड़ा सा टेक्निकल बन रहा था। इसने देखा कि जो डॉक्यूमेंट है जो एंड्रयू साहब ने भेजा है, फ्रेंच लैंग्वेज में था, ट्रांसलेट हो चुका है, वो अब इंग्लिश में ट्रांसलेट हो चुका है, वो 100 पेजेस के ऊपर हमारे पास उसके टोटल 100 पेजेस हैं। एंड तनवीर ने ये कहा कि अगर खुदा ना खास्ता जो हमारा लेटर लेकर जा रहा है रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाए, या जिस रास्ते से जा रहा है वहाँ से मिसाल के तौर पे नाला गुजरे, वो नाले में गिर जाए, या कोई और मसला हो जाए, तो होगा ये कि वो 100 के 100 पेजेस ज़ाया हो जाएंगे। अब करना क्या पड़ेगा, जब दोबारा अगर 100 के 100 पेजेस ज़ाया हो गए तो दोबारा से उसको क्या करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस, दोबारा से डॉक्यूमेंट क्रिएट होंगे। तो इसने किया ये कि उसको पीसेस में डिवाइड कर दिया। बात समझ आई? चंक्स के अंदर उसको डिवाइड कर दिया। तनवीर ने उस 100 पेजेस के डॉक्यूमेंट के 4 हिस्से बना दिए, 25-25 पेज करके, और वो चारों के चारों हिस्से तनवीर ने नवीद को दे दिया, और नवीद को कहा कि आप इसके ऊपर एड्रेस लगा दें कि ये हमारी तरफ से आ रहा है और किसके लिए, यानी टू और फ्रॉम के एड्रेसेस को किसने वहाँ पे मेंशन किया, नवीद ने। तनवीर ने, फिर से ज़रा रिपीट करता हूँ, तनवीर ने डॉक्यूमेंट को हिस्सों में डिवाइड किया, यानी चंक्स में डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद नवीद को दे दिया। नवीद ने ये किया कि उस लेटर के ऊपर टू और फ्रॉम के एड्रेस लगा दिए कि किसकी तरफ से आ रहा है और किसके लिए है, और उसके बाद वो डॉक्यूमेंट दे दिया दानियाल को, और दानियाल को कहा कि आपने इसको जो है भेज देना है, और कैसे भेजना है ये भी नवीद ने बता दिया। नवीद ने दानियाल को बता दिया कि जिस पीएन को आप देंगे, 1-2 काम इसको दिए। ठीक है, नवीद ने दानियाल को 2 काम दिए। एक तो ये काम दिया कि आप जो हमारा लेटर है इसके ऊपर अपनी ऑफिशियल सील लगा दें, ऑफिशियल स्टैंप लगा दें, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो दूसरा काम बताया नवीद ने ये बताया कि आप जिस पीएन को भी या जो बंदा भी हमारा डॉक्यूमेंट लेकर जाएगा उसको ये वाला रास्ता बता दें। हो सकता है कि अगर वो इस रोड से जाए, यहाँ पे ट्रैफिक जैम हो, हमारा लेटर लेट पहुंचे, या कोई और प्रॉब्लम हो सकता है, यानी कि उसको बेस्ट पाथ बता दिया कि ये बेस्ट पाथ है, उस पाथ के जरिए आपने उस बंदे को भेजना है। ये काम दे दिया दानियाल को। दानियाल ने उसको रिसीव किया। ठीक है, रिसीव करने के बाद उसके ऊपर अपनी सील लगा दी, स्टैंप लगा दी, और स्टैंप लगाने का मकसद क्या था, सिक्योरिटी। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी उसको रिसीव करेगा उसको पता है कि अगर स्टैंप टूटी हुई है, स्टैंप खुली हुई है, तो इसका मतलब ये है कि रास्ते में पीएन ने उस लेटर के साथ छेड़खानी की है, या उसको ज़रूर पढ़ा है, या उसमें टेम्पर किया है। टेम्पर का मतलब कोई ना कोई इसमें चेंजिंग की है। तो उसने क्या किया, दानियाल ने सील लगाई। सील लगाने के बाद जो नवीद ने रास्ता बताया था कि इस रास्ते से आप बंदे को भेजिएगा, वो रास्ता बता के उसने लेटर दे दिया पीएन को। अब नेटवर्किंग के अंदर बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, जैसे भी हमने बताया कि वो 4 हमारे पास पार्ट्स थे। अब वो 4 पार्ट्स क्या एक बंदा लेकर जाएगा या अलग अलग बंदे लेकर जाएंगे, ये आप हायर क्लासेस में आके इसको जरूर पढ़ेंगे। फिलहाल हम अपने OSI मॉडल की तरफ ही रहते हैं। तो पीएन ने क्या किया, पीएन ने वो लेटर लिया, ऑर्गेनाइजेशन नंबर 2 में चला गया। ऑर्गेनाइजेशन नंबर 2 के पीएन ने उस लेटर को रिसीव किया, फिर वो लेटर दानियाल को दिया। दानियाल ने देखा कि क्या वो लेटर हमारे लिए था, बिल्कुल
टू और फ्रॉम का एड्रेस उसको नजर आ गया। उसने देखा क्या सील टूटी हुई तो नहीं है, सील टूटी हुई नहीं थी, यानी कि रास्ते में कोई जो है उसके अंदर टेम्परिंग नहीं हुई। वो चीज़ उठा के जो 4 उसको पैकेट्स मिले, ये 4 जो हमारे पास चंक्स मिले, वो उठा के उसने दे दिया किसको? नवीद को। नवीद ने देखा कि क्या ये हमारे लिए टू और फ्रॉम का एक दफ़ा एड्रेस वेरीफाई किया कि उस दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से कोई लेटर आना था और हमारे लिए आना था, ठीक है, ओके किया उसने, वाकई हमारे लिए था। फिर उसने तनवीर को वो लेटर पकड़ा दिए। तनवीर ने देखा कि ये 4 हिस्से ज़रूर हैं, हमारे पास जो लेटर रिसीव हुआ है, ये जो डॉक्यूमेंट रिसीव हुआ है, ये 4 हिस्से ज़रूर हैं, लेकिन असल में ये एक ही हिस्सा है, ये 4 नहीं है, एक ही डॉक्यूमेंट के 4 अलग अलग पीसेज हैं। तो नवीद ने क्या किया, तनवीर ने क्या किया, उन 4 पीसेस को कंपाइल करके एक फाइल बना दी और वो फाइल दे दी सीमा को। सीमा ने एक दफ़ा अपने रजिस्टर में चेक किया कि क्या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से हमें कोई चीज़ आनी थी, उसके रिकॉर्ड में आ गया जी, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की जो भी सेक्रेटरी थी उसने मैसेज किया था कि हमारी तरफ से एक लेटर आपको भेजा जा रहा है, आप रिसीव करेंगे। तो सीमा ने उसको रिसीव किया। रिसीव करने के बाद जो उस ऑर्गेनाइजेशन के हेड थे उसकी पर्सनल असिस्टेंट या सेक्रेटरी को वो दे दिया। तो वो परवीन ने उस लेटर को रिसीव किया। वो परवीन ने देखा कि लेटर इंग्लिश के अंदर है, ठीक है, ये लेटर इंग्लिश में है, लेकिन हुआ ये कि रातों रात उस ऑर्गेनाइजेशन का हेड चेंज हो गया। अब जो हेड है वो अब्दुल अहद है, वो इंग्लिश नहीं जानते, वो अरबी जानते हैं। तो फिर इसने क्या किया, परवीन ने उस लेटर को रिसीव किया और अरेबिक में ट्रांसलेट करके अपने हेड को दे दिया। अगर ये आपको पॉइंट समझ नहीं आया तो आपको दोबारा वीडियो को बार बार देखिए। अगर ये आपको स्टोरी समझ आ गई तो आपके लिए OSI मॉडल बहुत आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक सेंटेंस लिखवाता हूँ, ठीक है, ये स्टोरी आपने जहन में रखनी है। अब इसी स्टोरी को हम लेके आगे चलेंगे। एक सेंटेंस लिखवाता हूँ ताकि आपको OSI मॉडल की लेयर्स आसानी के साथ याद हो जाए। प्लीज डू नॉट टच सानिया पीरजादा आर। ये आप बस सेंटेंस याद रखिए, प्लीज डू नॉट टच सानिया पीरजादा आर। अब अगर ये आपने सेंटेंस याद रखा तो क्या होगा, हम देखते हैं। पी से बना फिजिकल लेयर, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, फिजिकल लेयर। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं। डी से बना जो हमने कहा था डू, तो हमारे पास बन गया डेटा लिंक लेयर। उसके बाद हमारे पास एन आ गया, एन से बन गया नेटवर्क लेयर। उसके बाद हमारे पास टी आ गया, टी से बन गया हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर। उसके बाद हमारे पास एस आ गया, एस से बन गया सेशन लेयर। उसके बाद हमारे पास पी आ गया, पी से बन गया हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर। और आखिर में ए है जिसको हमने एनडीयू से डिनोट किया था, और ए से बनता है एप्लीकेशन लेयर। अच्छा, यहां पर मैं दोबारा से एक दफा वीडियो को पॉज करूंगा। स्टोरी आपने थोड़ा सा जहन में रखनी है, ये सेंटेंस आप नोट कर लीजिए ताकि आपको याद रहे। प्लीज डू नॉट टच सानिया पीरजादा आन। अब हम आते हैं अपनी लेयर। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। मैंने सारी की सारी अपनी लेयर्स का नाम लिख लिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपने कौन सा सेंटेंस याद रखना है, प्लीज डू नॉट टच सानिया पीरजादा आन। तो जो हमारे पास सबसे पहली लेयर होती है वो होती है फिजिकल लेयर। अब अगर हम बात करें कि हमारी कम्युनिकेशन शुरू कैसे होगी, तो आपने याद रखना है जब सेंडिंग एंड है, फॉर एग्जाम्पल ये मैं कहता हूँ सेंडर है और ये रिसीविंग एंड है, ये रिसीवर है, तो याद रखना है सेंडर एंड से लेयर नंबर 7 से कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है, ठीक है। ये लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। लेयर सेंडिंग एंड पे लेयर नंबर 7 से कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी लेयर नंबर 1 तक, और रिसीविंग एंड के ऊपर अगेन सेम वही काम होगा, लेकिन रिसीविंग एंड के ऊपर लेयर नंबर 1 से लेकर फिर लेयर नंबर 7 तक हमारे पास कम्युनिकेशन होगी। हमेशा कम्युनिकेशन ऐसे होगी, एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट होगी सेंडिंग से, और एप्लीकेशन लेयर पे ही खत्म होगी रिसीवर एंड पे। तो इसको हम जल्दी से देख लेते हैं डिटेल में, हम इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो जैसे अभी अब आपने वो स्टोरी याद रखनी है एंड्रयू वाली, ठीक है, जो हमने हर लेटर से हमने कोई ना कोई एक नाम रखा था। तो अगर आपको याद हो तो एप्लीकेशन लेयर ने क्या किया, एप्लीकेशन लेयर ने यूज, क्योंकि हम लोग तो बाइनरी लैंग्वेज को नहीं समझ सकते, हमने इंग्लिश में डेटा एंटर किया,
फॉर एग्जाम्पल मैं गूगल खोलता हूँ, google.com मैंने लिखा, मैंने तो इंग्लिश में लिखा, कंप्यूटर google.com को नहीं समझता, वो सारा का सारा पहले DNS से IP में ट्रांसलेट हुआ और IP एड्रेस फिर बाइनरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट होकर फिर आगे कंटिन्यू हुआ। तो एप्लीकेशन लेयर में जो भी यूजर ने इंग्लिश फॉर्म में डेटा दिया उसको रिसीव किया किसी भी एप्लीकेशन के जरिए, प्रेजेंटेशन लेयर ने उसको ट्रांसलेट किया, सेशन लेयर ने सेशन क्रिएट किया किसके साथ, जिस पॉइंट पे हमने जाना है, सेंडिंग एंड के साथ। ट्रांसपोर्ट लेयर ने सिक्योरिटी की, एंड टू एंड डेटा जो है सिक्योर किया और उसको चंक्स में डिवाइड किया। चंक्स में डिवाइड करने का मकसद क्या होता है कि अगर कोई हमारा बड़ा पीस ऑफ डेटा जा रहा है, कोई बड़ा डेटा जा रहा है, अगर उसमें कोई डेटा पैकेट लॉस होता है, क्योंकि आपको पता होगा, पहले आपने पढ़ा होगा कि नेटवर्क में हमेशा डेटा पैकेट्स के फॉर्म में जाता है, अगर कोई पैकेट लॉस हो जाता है तो सारे के सारे पैकेट दोबारा ना भेजने पड़े, सिर्फ वो पैकेट भेजा जाए जो लॉस हुआ, इसीलिए डेटा को चंक्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर ने डेटा को चंक्स में डिवाइड किया, नेटवर्क लेयर ने वो एड्रेस बताया जहां पे डेटा जाना था, जिस कंप्यूटर के लिए डेटा था, जिस सर्वर के लिए, जिसके लिए डेटा था। डेटा लिंक लेयर ने उसके ऊपर अपना जो है फाइनल सील लगाई, जो हम इंक्रिप्शन की सूरत में या किसी भी और सर्टिफिकेट की सूरत में देखते हैं। फिजिकल लेयर वो फिजिकल पाथ होता है जिसके जरिए डेटा जाता है, अगर वायर्ड है तो वहां पे हमारे पास तारे होंगी, ऑप्टिकल फाइबर होगी, कोएक्सियल केबल होगी, ट्विस्टेड पेयर हो सकती है, और अगर वायरलेस है तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ठीक है, या हमारे पास वाईफाई की कम्युनिकेशन, या हमारे पास रेडियो कम्युनिकेशन होगी। तो यहाँ फिजिकल लेयर के जरिए हमारा डेटा किया, सेम फिजिकल लेयर ने डेटा उसको रिसीव किया, दूसरे एंड पे जो हमारे पास डेटा लिंक लेयर है उसने देखा कि सील टूटी हुई तो नहीं है। अगर सील टूटी हुई है तो उसका मतलब क्या है कि हैकर ने दरमियान में डेटा को हैक किया है, हैक करने की वजह से उसका सर्टिफिकेट चेंज हो जाता है, चेंज होने से फौरन पता चल जाएगा कि इसको टेम्पर किया गया है, तो फौरन वो टेम्पर्ड पैकेट को डिस्कार्ड कर देगा, ठीक है, यानी छोड़ देगा। डेटा लिंक लेयर के बाद वो नेटवर्क लेयर पे है, नेटवर्क लेयर ने चेक किया कि क्या यह हमारे लिए था, यानी टू और फ्रॉम का एड्रेस चेक किया। ट्रांसपोर्ट लेयर ने वो जो चंक्स के अंदर डेटा आया था उसको दोबारा कंबाइन करके एक फाइल बनाई। सेशन लेयर ने चेक किया कि क्या कोई सेशन क्रिएट होना था या नहीं होना था, वहां पे चेक कर लिया गया कि सेशन क्रिएट होना है। प्रेजेंटेशन लेयर ने उस डेटा को रिसीव करके उस फॉर्म में कन्वर्ट किया जिसको एंड यूजर रीड कर सकता है। तो अब जाहिर बात है क्योंकि हमारा सारा बाइनरी फॉर्म में डेटा आया था, एंड यूजर कौन होता है, ह्यूमन होता है एंड यूजर, तो यकीनन वो बाइनरी लैंग्वेज को तो नहीं समझ सकता, उसको तो इंग्लिश लैंग्वेज में चाहिए। तो प्रेजेंटेशन लेयर के बाद जब एप्लीकेशन लेयर पे आया तो वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हमें ट्रांसलेट होके रिसीव होगा। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मिसाल के तौर पे मैं अगर गूगल क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, कोई भी एप्लीकेशन, क्योंकि एप्लीकेशन लेयर के ऊपर कोई ना कोई एप्लीकेशन होगी, तो वहाँ उर्दू में भी तो शो होता है, ठीक है। तो वो बेसिकली होता ही है कि ट्रांसलेट प्रेजेंटेशन लेयर उस फॉर्म में करके देगी आपको जिसमें जो स्टैंडर्ड है और पूरी दुनिया में इंग्लिश को समझा जाता है। वो ट्रांसलेशन जो मेरे गूगल क्रोम ब्राउजर पे या किसी भी एप्लीकेशन पे उर्दू में मुझे शो हो रहा है, वो ब्राउजर ट्रांसलेट कर रहा होता है, वो ब्राउजर की ऑप्शन होती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो इसको आप बार बार देख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इन्हीं लेयर्स के फंक्शन को हम थोड़ा सा आगे डिटेल में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।